देखो मेरे बच्चे, जो हमारा वर्क पावर एनर्जी चल रहा था, उसी को मेरे बच्चे हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो सूरत हाल थी लास्ट क्लास के अंदर, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के हवाले से कुछ क्वेश्चंस कराए थे। और यकीनन मैंने आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी करने के लिए दिए थे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वो क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है। अब देखो, उसी के अंदर से एक टाइप का और सवाल था जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कराऊंगा और आपको दूंगा करने के लिए। देख लेते हैं हम जल्दी से। हमने काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन पढ़ा था ना मेरे बेटे, वो ये पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे अच्छे तरीके से। अब एक स्टेप आगे चले जाते हैं। अब मेरा बेटा, हमारे पास क्या है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के। अच्छा, मैं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ के लिख रहा हूं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है। ये बन जाएगा जनाब, P विल बी इक्वल टू √2m के। ठीक है सर, यहाँ तक की बात हमें सारी अच्छे तरीके से समझ में आती है और कोई परेशानी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है सर, बेहतरीन हो गया। अब मेरा बेटा, हम लोग जो सवाल करेंगे ना वो थोड़ा सा चेंज करके कर लेंगे। अब सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल, आपको कहता है अभी तक इससे पहले वाले सवालों में या तो मोमेंटम बढ़ रहा था या मोमेंटम कम हो रहा था। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं और आपको ना देखो ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी अगर आप देखो। मैं जो अपना लेक्चर डिजाइन करता हूँ ना, वो इस तरीके पर करता हूँ कि अगर बच्चा तरीके से फॉलो करता हुआ चले तो वो एक ही पैटर्न की बेसिस पे ना फिजिक्स के अंदर उस तरह से जितने क्वेश्चंस आते हैं ना वो कर सकता है, विदाउट मेमोराइजिंग देयर स्पेसिफिक शॉर्ट ट्रिक्स, जो मैंने आपको कल भी मना किया था याद करने से। ठीक है, और बताई भी नहीं थी मैंने इसीलिए। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, if kinetic energy of a body increases by 300%, फाइंड। दो चीजें फाइंड करने को बोल रहा है आपसे। पार्ट ए, फाइंड पार्ट ए में आपसे कहता है जनाब, परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, आई एम सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। पार्ट बी में आपसे कह रहा है, पार्ट बी में आपसे कह रहा है फाइंड द फाइनल मोमेंटम। अब देखो, कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? कल वाले क्वेश्चन में आप मोमेंटम को या तो बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी। तो आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे थे या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे थे। सही हो गया। अब देखो, अगर आप नोट करो ना, तो कल वाला जो हमारे जितने भी सवालात थे वो हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए कर रहे थे। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये वाली एक्सप्रेशन के तहत कर रहे थे। अब आज देखो, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है या मैंने चेंज इन मोमेंटम निकालना है। जाहिर है, चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मुझे ये दो चीज़ें चूंकि चाहिए, तो मैंने सबसे पहला काम जो किया है ना वो ये किया है कि देखो यहाँ पे मैंने मोमेंटम को सब्जेक्ट बना लिया। सर, सब्जेक्ट बनाने से क्या मुराद है? मोमेंटम को उल्टे हाथ पे अकेला कर लिया, ये मतलब होती है सब्जेक्ट बनाने से मुराद। देखो, मैंने यहाँ पे मोमेंटम को, आपको नजर ही आ रहा होगा कि उल्टे हाथ पे क्या कर लिया, अकेला कर लिया। नजर आ रही है आपको ये बात? यस सर, नजर आ रही है। अब आगे कुछ नहीं करना, आगे कल वाला पैटर्न है, बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाना। सही है, फिर भी मैं एक सवाल करके दिखाऊंगा और बाकी सारे आपको होमवर्क दूंगा। अगर आपने कल वाला लेक्चर तमीज से लिया है तो ये आप एक तो फौरन समझ जाओगे और बाकी खुद से कर भी लोगे। देखो, हम क्या करते थे भाई, इनिशियल, अरे भैया, हम क्या करा करते थे? हम कहते थे कि हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? के है। सिमिलरली हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? पी है। अब अगर आपसे कोई पूछे यार इस पी के पीछे क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर इस पी के पीछे 1 लिखा हुआ है। तो गोया ये हो गया 1 × P। 1 को मैं यूं भी तो कह सकता हूं 100% ऑफ P लिखा हुआ है। हाँ ना, 100% ऑफ P लिखा हुआ है ना भाई। 100% का मतलब क्या होता है जनाब? 100 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ P, यही लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, यही लिखा हुआ है। तो बात तो हमें समझ में आ रही है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक हमारे पास नहीं है। ठीक है सर, समझ आ गई। आगे चलें जरा, चलो आगे चलते हैं जरा। यहां तक आ गई बात? बिल्कुल सर, यहां तक आ गई बात। अब देखो बच्चे, ये मैंने सिर्फ आपको साबित किया है कि ये पी को 100% ऑफ पी लिख सकते हैं, वरना ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल में क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 300%। गोया के मेरे बच्चे, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज कितना आ रहा है? 300% का चेंज आया है। तो ये हो गया आपके पास के। 300% का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100, और आगे आ गया के। दो जीरो से दो जीरो आपके पास यहाँ पे मर गए, क्या बनता है?
के प्लस का 3k, विच मीन्स दिस विल बी इक्वल टू क्या, 4k। यानी कि ये आपके पास क्या आ गई जनाब, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। 4k भी कह सकते हो, इसे 400% भी कह सकते हो। ठीक है सर, समझ आ गया। अब अगर मैं आपसे यहां से पूछता हूं जरा मुझे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन तो बता दें, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो मुझे निकलता हुआ नजर आ रहा है यहां से, दैट इज दिस, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यकीनन आपको भी यही नजर आ रहा होगा। तो जनाब इस बेस पे अगर मैं अपना रिलेशन स्टेब्लिश करूं तो ये बनता है P1 डिवाइडेड बाय P2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट K1 डिवाइडेड बाय K2। यही बनेगा ना, P1 डिवाइडेड बाय P2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट K1 डिवाइडेड बाय K2। ऐसे ही बनेगा सर। बस अब कुछ नहीं करना भाई, लाके वैल्यूज आप पुट कर दो। P1 की जगह पे आपके पास आएगा इनिशियल मोमेंटम, P2 की जगह पे आपके पास आएगा जनाब फाइनल मोमेंटम जो आपने कैलकुलेट करना है। K1 की जगह आया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, K2 की जगह आ गई आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल हो गया, आसान हो गया। K से K आपका मर गया। अगर मैं दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर लूं तो ये बनेगा P2 डिवाइडेड बाय P विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1, और ऊपर जो रूट चल रहा था वो एज इट इज आ जाएगा। 4 का रूट क्या होता है जनाब, 2, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। गोया कि ये बन गया आपका 2। गोया कि आपके पास ये आ जाएगा P2 विल बी इक्वल टू 2P। और से देखो ये क्या निकाला आपने, फाइनल मोमेंटम निकाला। अब देखो इसी चीज को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना। इस 2 को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 200 अपॉन वाले 100 को मैं परसेंट लिख सकता हूं ना। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, पर 100 अपॉन में 100, तो यही तो हो गया 200% ऑफ पी। ये क्या निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। एक काम हो गया, फाइनल मोमेंटम। चेंज कैसे आता है, चेंज आता है जनाब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, 200% ऑफ पी। इनिशियल कितना है आपके पास, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 100% ऑफ पी। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई चेंज कितना आया, तो चेंज आया 100% ऑफ पी का चेंज आ गया। अब बताओ इसमें कोई चीज मुश्किल थी। मैंने आपको कहा था ना, कल वाला आप एक सवाल तमीज से सीख लो, उसी की प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने। बस मैंने कहा पूरे फिजिक्स में जितने परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ना, बिल्कुल गारंटी के साथ ऐसे ही होंगे। अब सोचो, ये मैंने तो एक कराया ना। अब देखो आपसे कोई और सवाल पूछे, कोई और सवाल पूछे, भाई मिसाल के तौर पे आपसे कोई बंदा पूछे आके, बॉयल्स लॉ के अंदर ये सवाल अक्सर आता है, भाई आपको रिलेशन पता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वो क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा, वो या तो प्रेशर चेंज करेगा या वॉल्यूम चेंज करेगा। या तो वो बोलेगा भाई वॉल्यूम हमने इतने परसेंट बढ़ा दिया, बताओ प्रेशर में क्या चेंज आएगा, या फाइनल प्रेशर क्या होगा। या वो बोलेगा वॉल्यूम इतने फीसद कम कर दिया, बताओ प्रेशर में क्या चेंज आएगा या फाइनल प्रेशर क्या होगा। वो जो भी बोलेगा हम कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है हमें वहां पे उठ के। ठीक है। सिमिलरली अगर वो चार्ल्स लॉ में यही सवाल पूछे तो भाई रिलेशन आपको पता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब ये मैं बता रहा हूं, मतलब वो सारे लोग जिन्होंने मुझसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, या वैसे ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, अभी दूसरी बार सर फैसल ने भी एक बार रिवाइज किया है, तो जिसने भी पढ़ा हुआ है वो आप ये चीज वहां पे अप्लाई कर सकते हो उठ करके। ठीक है। अब जल्दी से ये जो सवाल मैंने कराया है, इस सवाल को एक बार अपने हाथ से करो, और एक बार अपने हाथ से करने के बाद एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं वो करो और मुझे बताओ। इफ, और से सुनना, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस डिक्रीजेस बाय, लेट से वो कहता है 64%। वही दो चीजें फाइंड कर लो, मैं वो दो चीज दोबारा लिख नहीं रहा, समझ जाना। फाइंड पार्ट ए परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, वही जो ऊपर लिखी हुई है। पार्ट बी फाइनल मोमेंटम। जल्दी से करो और बताओ। देखो भैया, हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जितने लोग रिपीट करने का बोल रहे थे मैं रिपीट भी कर रहा हूं, गौर से देख लो। और जितने लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, आंसर वेरीफाई कर लो। देखो भाई, हमें क्या करना है सवाल में, सवाल गौर से देखो। कहते हैं इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 64%, फाइंड, पहले पार्ट में क्या निकालना था भाई, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम एक, दूसरा फाइंड द फाइनल मोमेंटम। ये दो काम करने थे आपको। ठीक हो गया, ठीक है सर। अब आपको एक रिलेशनशिप चाहिए जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों आ रहे हो। ठीक है भाई, हमें वो रिलेशनशिप पता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के। भाई ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को अब तक नहीं समझ में आया देख ले। हमजा मेरे भाई आप भी देख लो। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, 2m के। यहां से मैंने पी को सब्जेक्ट बना दिया तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 2m के। ये चीज बन गई हमारे पास ये उठ के। ठीक है। अब आप गौर से देखते हो, तो मैंने यहाँ पे पी को सब्जेक्ट बनाया है। स्टार्टिंग में, इब्तदा में, यहाँ पे देखो के सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट कहते हैं जो अकेला लिखा होता है।
अब मैंने यहां पे पी को सब्जेक्ट बना लिया क्योंकि मुझे पी के अंदर ही चीजें मालूम करनी है भाई, फाइनल मोमेंटम मालूम करना है और फाइनल परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, आपको यहां से रिलेशन नजर आ रहा है कि जनाब पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर। अब देखो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम आपने मान लिया कितना है, पी है, इस पी के पीछे क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है ना, वन लिखा हुआ है भाई, कुछ नहीं होता तो वन लिखा होता है, वन इंटू पी इज पी। तो गोया कि ये क्या हो गया आपका 100% लिखा हुआ है, 100/100 भी वन ही होता है, तो ये 100% ऑफ पी है। सिमिलरली आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, के बराबर है, ठीक हो गया। अब आपको क्या कहता है, आपको इसने कहा कि जो जनाब आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिक्रीज हुई है बाय 64%। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -64% ऑफ के, भाई इतनी डिक्रीज हुई ना, जितनी डिक्रीज हुई है वो आपने यहां पे लिख दिया, ठीक हो गया। सब्जेक्ट बनाने पे रूट क्यों आ रहा है मेरा बेटा, माशाल्लाह से इतना अच्छा सवाल आपने पूछा है। भाई ये देखो यहाँ पे पी के ऊपर स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, जब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म करूंगा, मतलब दोनों तरफ से तो नहीं, पी के ऊपर से स्क्वायर खत्म करूंगा तो क्या करूंगा, अंडर रूट अप्लाई करूंगा ना दोनों तरफ। जब अंडर रूट अप्लाई करूंगा तो स्क्वायर से रूट पी की साइड पे मर जाएगा और वहां पे सीधे हाथ पे जो है वो रूट बच जाएगा। यहाँ पे मैंने अंडर रूट अप्लाई किया है दोनों तरफ, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, स्क्वायर रूट अप्लाई किया है, ठीक है। चलो अब देखो आगे के -64% ऑफ के हो गया ये। अब बच्चे यहां पे आपके पास देखो के पीछे क्या है, वन लिखा हुआ है, 64% को आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे 64/100 इंटू के, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो ये हो गया आपका वन के, ये आपके पास क्या हो गया 0.64 के, वन में से आप 0.64 निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, 0.36 के बच जाएगा, यही बचेगा और क्या बचेगा, माइनस करके देख लेना, वन में से 0.64 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, जीरो पॉइंट क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, 0.36 बच जाएगा, ठीक है सर। 0.36 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 36/100। अच्छा, ये जो लिखने के स्टाइल है ना, ये आपको कैसे पता चलेंगे, जो मैंने आपको बेसिक मैथ्स बारहा बताया हुआ है कि बेसिक मैथ्स आप अपना करके रखो या बेसिक मैथ्स आप अपना क्लियर रखो। तो अगर आपका बेसिक मैथ्स क्लियर रहेगा तो ये सब चीजें आपके लिए आसान रहेंगी, बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं रहेगा तो ये सब चीजें आपके लिए मुश्किल रहेंगी। बोलो यहां तक बात समझ में आती है। बोलो बच्चे, बोलो बोलो, वेट कर रहा हूं, यहां तक की बात समझ में आती है। बेसिक मैथ्स अगर क्लियर नहीं रखोगे ना तो ये जिंदगी भर नहीं समझ सकते कि ये कैसे किया हुआ है। 0.36 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये लिखा गया 36/100, ये क्या निकाल लिया है, ये निकाल लिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है सर। आगे चलें। अब देखो जनाब हमें ये रिलेशन नजर आ रहा है, यहां से मैंने बना लिया जनाब P1/P2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1/K2, ये बना दिया मैंने यहां से उठ के, देखो और से ये बना दिया, ये सर बना लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना भाई, वैल्यू लाके पुट करनी है, P1 की जगह पे इनिशियल मोमेंटम की जगह पे P लिख दे लाके, फाइनल मोमेंटम तो मालूम ही करना है, अंडर रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी के हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी हुई है, 36/100 इंटू के, ये लिखी हुई है, मैंने वही लिख दी लाके भाई। अब देखो ये के से के आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या बनता है, P/P2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100/36, ऐसे ही होगा ना भाई, ये 100 पलटेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा इस जगह पे उठ के, ठीक है सर। अब अगर मैं दोनों साइड्स को पलट देता हूं तो क्या बनेगा, P2/P विल बी इक्वल टू 36/100, ऐसे ही है भाई, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर लिया। जब 36 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 6, 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि आपके पास आंसर क्या आता है, P2 इज इक्वल टू 6/10 मल्टीप्लाई बाय P। बोलो यहां तक क्या सबको सारी बात समझ में आती है, जितने लोग रिवाइज करने को बोल रहे थे, बोलो। बेटे डिक्रीज नेगेटिव में होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप नेगेटिव वाला ऑप्शन ही चूज करोगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मुझे यहां पे आप नोट करते आ रहे हो, मुझे यहां पे जो ये एक्सप्रेस करना है ये किस तरह से करना है, मुझे एक्सप्रेस करना है यहां पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कैसे एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज।
अब जब मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करने जा रहा हूं तो मुझे यहां पे अपॉन में 100 चाहिए, अभी अपॉन में यहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, गोया एक जीरो की कमी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। भाई जब ये नीचे वाला 10 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। गोया ये क्या बन गया, 60/100 इंटू पी, यही चीज बन गई ना, यही बन गई चीज मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, गोया कि आपके पास जो P2 आ रहा है वो P2 क्या आ रहा है, 60% ऑफ पी आ रहा है। अच्छा अब ये एक और इस सवाल के सॉल्यूशन में एक और जवाब भी है। क्या जवाब है, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि सर क्या ये पेपर में आते हैं, तो जब आप पास पेपर उठाओगे ना किसी भी यूनिवर्सिटी का, भर भर के ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मतलब मैंने आपको जनरली सिखाया यहाँ पे इसीलिए क्योंकि इस टॉपिक में से ही परसेंटेज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वरना मैंने कहा था पूरी फिजिक्स में कहीं से भी पूछ सकता है वो। लेकिन जनरली स्पीकिंग पास पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वांटम है ना ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस का, वो यहीं से पूछा गया है। दूसरे नंबर पे फिर वो बॉयल्स लॉ पे जाता है, ज्यादातर ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ही घूमता रहता है। तो ये आ गया, P2 आ गया 60% ऑफ पी। अब क्या करना है आपने, परसेंटेज चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया फाइनल आपके पास क्या है, 60% ऑफ पी माइनस इनिशियल कितना था आपके पास, 100% ऑफ पी। तो चेंज कितना आ रहा है, माइनस का 40% ऑफ पी। माइनस साइन इज शोइंग व्हाट, कि आपका मोमेंटम कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। बोलो भाई, जितने लोग रिवाइज करने बोल रहे थे क्या बात समझ में आती है, हाँ या ना, बोलो। अब देखो बच्चे, इसके जो है ना वो कुछ होमवर्क क्वेश्चन अपने पास लिख लो। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहता है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय, पार्ट ए में आपको कहता है मिसाल के तौर पे 300%, ठीक है, ये मैंने भी कराया था आपको ऊपर। पार्ट बी में आपसे कह रहा है मिसाल के तौर पे 100%, ठीक है। पार्ट सी में आपसे कह रहा है 200%, ठीक है। अच्छा जी, और पार्ट डी में आपसे कह रहा है लेट से 400%, ठीक है। ठीक है ये, तो आपने काम वही करना है, फाइंड, यहाँ लिख भी देते हैं, फाइंड। फाइंड आपने वही दो चीजें करनी है, नंबर एक, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, नंबर एक। क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। नंबर दो आपसे कह रहे हैं फाइनल मोमेंटम। ठीक है सर, हो जाएगा, आसान चीज हो गई। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, बाय होमवर्क कर लेना, डिक्रीजेस बाय, नंबर एक में कह रहा है 64%, जो मैंने कराया था वही वाला कर लेना सबसे पहले। फिर 36% कर लेना एक। फिर आप कर लेना मिसाल के तौर पे आप कर लोगे, आप कर लोगे 19%, ठीक है। सिमिलरली आप कर लोगे 51%, ठीक है, 51%। फिर आप कर लोगे 75%, ठीक है। और काम वही करना है आपने, फाइंड, यहाँ पे डिक्रीज है ऊपर इंक्रीज था, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और नंबर दो में आपसे कहता है क्या मालूम करो जनाब, फाइनल मोमेंटम। ठीक हो गया, ठीक है सर, ये चीज़ आपने मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये मेरा बेटा हमारे पास जो सारा का सारा हिसाब किताब था वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक छोटी सी चीज़ और है जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सही है, फिर आगे चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि जनाब आप किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट वर्क डन करते हो, क्या करते हो जनाब, नेट वर्क डन, ठीक है। नेट वर्क डन क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। ये बराबर है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के। ये किसके बराबर है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के। नेट वर्क डन क्या होता है, हमने देखा था यार, कुछ वर्क डन पॉजिटिव होते हैं, कुछ वर्क डन नेगेटिव होते हैं। सर पॉजिटिव वर्क डन कौन सा होता है, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिंक में होती है, कल का लेक्चर बहुत डिटेल से पढ़ाया था। नेगेटिव वर्क डन कौन सा होता है, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होती है। जहन में रखिएगा,
ये जो आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है ना, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का सबब बनता है। और जो आपका नेगेटिव वर्क डन होता है, ये काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने का सबब बनता है। हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। सर मिसाल से समझाएं। मिसाल से समझा देते हैं। वैसे तो कई दफा मिसाल दी है, लेकिन मजीद मिसाल दे देते हैं। देखो, ये मान लो हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखो, इसको मैं रिलेट करूंगा। अगर आप में से किसी ने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो खैर याद भी होना चाहिए, टेस्ट हो गया है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ कोई मसला नहीं है, उसको भी समझ में आ जाएगी बात। देखो, ये एक गाड़ी है, इस सर्टेन डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, ठीक है। ये इस गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है सर। अब गौर से सुनना मेरी बात है। अगर मेरे बेटे जो आप फोर्स है वो इसी सिमत में लगाओगे, अगर फोर्स इसी सिमत में लगाओगे, तो ये देखो, ये जो फोर्स लग रही है, गौर से देखो, ये जो फोर्स लग रही है, क्या ये फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रही है? यस सर, लग रही है। बेसिक काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, अगर फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है तो बॉडी का स्पीड बढ़ता है, गोया कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और अगर आपसे कोई पूछे वर्क डन कैसा है, इस फोर्स का वर्क डन कैसा है, तो इस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? भाई गाड़ी आगे जा रहा है, फोर्स भी आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे, फोर्स भी राइट साइड पे, तो पॉजिटिव हो गया ना वर्क डन। तो मैंने क्या कहा था? मैंने भी तो यही कहा था, वर्क डन पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। सिमिलरली अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम भी उसी एतबार से होगी फिर। इसलिए तो मैंने कहा नेट वर्क डन जो है ना, नेट वर्क डन जो है, वो बेसिकली क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भी समझाते हैं इसको भी। क्या मतलब सर? देखो, ये मैंने वही सेम चीज दोबारा ड्रॉ कर दी, सही है। अब उसी सेम चीज के अंदर थोड़ी सी कहानी अपने पास क्या हो रही है? चेंज। वो थोड़ी सी कहानी जो चेंज हो रही है वो ये हो रही है, मान लो गाड़ी जा रही है सीधे हाथ की तरफ। गाड़ी कहाँ जा रही है? गाड़ी जा रही है सीधे हाथ की तरफ, और आप गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हो ऐसे। देखो, गाड़ी पे आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, आप गाड़ी को पीछे की तरफ घसीट रहे हो, यानी कि आप गाड़ी पे इस सिमत में फोर्स लगा रहे हो, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो। गाड़ी आगे जा रही है, आप फोर्स पीछे लगा रहे हो सकता है ना ऐसे भी। एक बंदा आगे भाग रहा है, आप पीछे घसीट रहे हो उसे। अब फोर्स देखो, क्या वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलाउंग है या उसके उल्टी सिमत में, उल्टी सिमत के अंदर है। तो ये क्या करेगा? ये स्पीड को घटाएगा बढ़ाएगा? घटाएगा ना, कम करेगा, स्पीड को डिसेलेरेट करेगा। भाई काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब कोई वर्क डन पूछे तो कैसा है? भाई नेगेटिव वर्क डन है ये। क्यों? नेगेटिव वर्क डन की क्या डेफिनेशन थी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो, 180 का एंगल बनता हो, तो डिस्प्लेसमेंट सीधे हाथ पे हो रही है क्योंकि बॉडी सीधे हाथ पे जा रही है, और फोर्स कहां लग रही है? उल्टे हाथ पे लग रही है, तो हो गया नेगेटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड नेगेटिव वर्क डन विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहां नेट वर्क डन आप कैसे निकालते हो? नेट वर्क डन इज आपका पॉजिटिव वर्क डन कितना है माइनस आपका नेगेटिव वर्क डन कितना है। आप इन दोनों को माइनस करते हो, तो आपके पास जो भी नेट वर्क डन बचता है ना, वो नेट वर्क डन क्या करता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेकर आता है। क्या मतलब सर? ये जो आपने अभी भी बात बोली बहुत ऊपर से गई, नहीं समझ में आया, अभी समझते हैं। मान लो एक कोई बॉडी है, इस बॉडी पे पॉजिटिव वर्क डन जो हुआ, सुनना गौर से, बॉडी पे पॉजिटिव वर्क डन जो हुआ, पॉजिटिव वर्क डन हुआ 20 जूल्स का। पॉजिटिव वर्क डन कितना हुआ? 20 जूल्स का हुआ। अब मैं यहां पे तुम्हें एक और खतरनाक बात बताऊंगा इसके बाद, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल बात है। किसी को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उसका डायरेक्ट यहां से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बुक रीडिंग में आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है, और आपको कॉन्सेप्ट की पावर फील होगी। तो कोशिश करना जो भी बातचीत बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, ताकि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, हम ना कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ते जा रहे हैं। मान लो किसी बॉडी में पॉजिटिव वर्क डन हुआ 20 जूल। पॉजिटिव वर्क डन से सिर्फ इतनी मुराद होती है कि वो फोर्स जिसका ये आपने वर्क डन कैलकुलेट किया है, वो उसी सिम्त में लग रही है जिस सिम्त में आपकी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। और मैंने कहा उसी बॉडी पे जो नेगेटिव वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है? 15 जूल का हुआ है। भाई हो सकता है ना? क्यों सर, कैसे हो सकता है? अरे भैया, लाजमी थोड़ी है दोनों फोर्सेस एक बराबर हो। किसने बोला? भाई एक गाड़ी, एक बंदा आगे भागे जा रहा है, सही है, एक फोर्स उसे आगे लेके जा रही है, मतलब एक बंदा है, उसे आगे से एक बंदा अलग घसीट रहा है, पीछे से अलग बंदा अलग घसीट रहा है, और बंदा खुद भी आगे जा रहा है। तो जो आगे वाला बंदा उसे अपनी तरफ घसीट रहा है या खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बंदा उसकी काइनेटिक एनर्जी रिटार्ड कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। तो लाजमी तो नहीं है दोनों की फोर्स एक बराबर हो। तो होगा क्या कि पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो। तो अब देखो, मैंने कहा जो नेट वर्क डन है, अब नेट वर्क डन आपने कैसे निकाला? नेट वर्क डन आप बोलोगे 20 जूल माइनस का 15 जूल। नेट वर्क डन कितना बचा आपके पास? 5 जूल बचा पॉजिटिव का। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, अव्वल तो वो बढ़ेगी, और दूसरा किस कितनी वर्क डन की वजह से बढ़ेगी? 5 जूल की वजह से। देखो, इसके 15 जूल ने इसके 15 जूल के वर्क डन को तो काट दिया, यानी कि 15 जूल का पॉजिटिव वर्क डन ने जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, नीचे 15 जूल के नेगेटिव वर्क डन ने उतनी काइनेटिक एनर्जी कम कर दी। तो पीछे नेट वर्क डन कितना हुआ? 5 जूल का हुआ सिर्फ, और उसने क्या करा? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया।
उल्टा भी हो सकता था, 20 जूल का नेगेटिव वर्क डन होता, 15 जूल का पॉजिटिव वर्क डन होता, तो नेट वर्क डन कितना होता, -5 जूल, यानी कि नेट काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती 5 जूल के वर्क डन की वजह से। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब देखो गौर से सुनो, अगर कभी भी आप अगर कभी भी आप बोर्ड लेवल पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करते हो, गौर से सुनना, अगर कभी भी आप क्लास 11 के लेवल पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करते हो ना, उसमें आपको यह बात बताई जाती है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। खास तौर पे मेरा मुखातब जो है वो ये फेडरल पंजाब वाले लोग हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ ज़्यादा पढ़ाई जाती है या लिखवाई जाती है। अमूमी तौर पे सिंध के अंदर ये मैंने देखा नहीं है इतना रिवाज, उनके नोट्स में ज़्यादा देखा है, ये देखो यार। उसमें होता क्या है, एक चीज़ पढ़ाई जाती है और वो चीज़ ये होती है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम सबको ये बात पता है कि ये क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर रहा होगा। वहां पे एक बात ये लिखी हुई होती है कि आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में। शायद आपने पढ़ा हो या शायद आपने ना पढ़ा हो, नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में आप इसको ऊपर लेके जाते हो, वरना आज किताब खोल के देखना, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में ये बात मेंशन है कि आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऊपर लेके जाते हो कि वो क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में ऊपर जा रहा है। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होना। एक्सेलरेशन के जीरो होने का मतलब क्या है कि जनाब नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स के जीरो होने का मतलब यह है कि जितनी फोर्स आपने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करी है, उतना ही आपके पास क्या है, वेट है। अब ऐसा करते क्यों है ये समझना, ऐसा करते इसलिए है कि देखो ऑब्जेक्ट खुद कहां जा रहा है, खुद सोचो, ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, लिफ्ट अप कर रहे हो, गोया कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, इन द अपर डायरेक्शन जा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, इस अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अप्लाइड फोर्स भी ऊपर लग रही है। और ये जो वेट है W=mg है, इसका जो वर्क डन हो जाएगा, इसका जो वर्क डन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जब आप कहते हो ना कि हम नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं या इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे होते हो कि जनाब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रही है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। गोया जितना पॉजिटिव वर्क डन है उतना नेगेटिव वर्क डन है, गोया कि नेट वर्क डन जीरो है। जब नेट वर्क डन जीरो है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि हम वहां पे बात सिर्फ किसकी करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की करते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर एक्सेलरेटेड मैनर में लेके जाओगे, सुनना गौर से बात, अगर आप ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड मैनर में लेके जाओ, यानी कि आपकी जो लिफ्ट करने वाली फोर्स है वो ज्यादा है वेट के मुकाबले में, तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा हुआ। जब पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा हुआ तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर नहीं करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी साथ में एक्वायर करेगा। फिर आपके लिए मामले को पकड़ना और सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, आपने आज तक क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाते हुए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी आप मान के चलते हो कम हो रही है, वो जो कम होने वाला फैक्टर है वो कम मानते हो। अगर आप कोई पेन उछाल दो, अब जब आप पेन उछाल दो तो आप पेन के साथ चिपक के ऊपर थोड़ी जा रहे हो कि आप उसको ऊपर लिफ्ट भी कर रहे हो और नीचे वेट भी लग रहा है। जब आपने पेन ऊपर उछाल दिया तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, जो कि नेगेटिव वर्क कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर रही है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो तो आप कहते हो वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, गलत कहते हो। इसके लिए कंडीशन मैंडेटरी ये है कि ऑब्जेक्ट ऊपर लिफ्ट किया जाए नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में। अगर एक्सेलरेटेड मैनर में लिफ्ट किया गया तो वो काइनेटिक एनर्जी भी साथ में एक्वायर करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन कम हो जाएगा। जो वेट काम करेगा वो कम हो गया, जो आप काम कर रहे हो वो ज्यादा हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वो एक्वायर करेगा क्योंकि सरफेस से उसकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी एक्वायर करेगा। जितने लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही किताब जो कोई पढ़ता है तो मैंने बता दिया, किताब में एक जगह पे ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपके पास क्या होता है मेरा बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि जो नेट वर्क डन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन जितना भी होगा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने का सबब बनेगा। जो पॉजिटिव वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, जो नेगेटिव वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है जनाब, कम करता है। बोलो यहां तक सबको सारी चीज क्लियर है अच्छे से। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक था ना वो तो यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पावर का रह जाएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। देखो, अब देखो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या खास चीज़ है, देखो समझो यहाँ पे। देखो बच्चे, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना दो तरह से समझते हैं या दो तरह से पढ़ते हैं।
एक तो होती है हमारे पास ऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी बॉडी एक्वायर करती है जब वो किसी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में काम करती है। सर, फोर्स फील्ड क्या होती है? फोर्स फील्ड से मुराद होती है कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें फोर्स लग रही हो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें वेट लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इलास्टिक फील्ड है, उसके अंदर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो ये सारी फोर्स फील्ड्स हैं। सही है। अब बॉडी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कब करती है? जब कभी भी वो अगेंस्ट द फील्ड काम करे, मतलब फील्ड काम कराना चाह रही है, वो दूसरा काम करे। दूसरी चीज, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर की जा सकती है, ये बात जहन में रख लेना। नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होती, क्योंकि वहां पे एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में नहीं जाती है। ठीक है। अच्छा, देखो जरा मिसाल के तौर पे। अब देखो, अगर मैं आपको मिसाल से समझाऊं बात, देखो ये मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये मान लो ऐसे जमीन के ऊपर रखा हुआ है। आपको ये बात पता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या चाहती है? कि वो जमीन की तरफ अट्रैक्टेड रहे, यही चाहती है ना भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा उस पर कहाँ एक्ट करता है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती ऊपर लेके जाता हूं, सुनना गौर से, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके यहां से ऊपर मूव कराता हूं, लिफ्ट अप करता हूं, ऊपर लेके जाता हूं, तो अल्टीमेटली ये पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा। क्यों? अर्थ की जो फोर्स फील्ड थी वो चाहती थी ये नीचे रहे, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। अगेंस्ट द फील्ड हो गया ना काम। सिमिलरली एक आपके पास कोई स्प्रिंग है। मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल हालत में रहना चाहता है, ना इससे दबना चाहता है ना इससे स्ट्रेच होना चाहता है। अगर आप इसे खींचोगे तो भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, अगर आप इसे दबाओगे तब भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। क्यों? इसकी फील्ड चाहती है ये कि वो इसी हालत में रहे, अपनी नेचुरल लेंथ पे बरकरार रहे। ठीक है। सिमिलरली चार्जेस का केस होता है। आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में रखोगे, वो या तो उसे रिपेल करेगा या उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जीज है। अब जो मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले पढ़ा रहा हूं वो बेसिक जो हम पढ़ते आए हैं। हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जनाब जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? 0 जूल है। ये हमारी अजम्पशन है, हम ये अज्यूम करते हैं। ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ये हमारी अजम्पशन है कि हम ये मानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? 0 जूल है। अब सोचो, पहले जरा एक मिसाल समझो। एग्जाम्पल लो, मेरे पास कोई एक बंदा था, इस बंदे के पास 0 रुपए थे, कोई पैसे नहीं थे। अचानक इस बंदे के पास 1,000 रुपए आ गए। ठीक है। पहले इसके पास इनिशियली कोई पैसा नहीं था, फिर इसके पास 1,000 रुपए आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं पहले कितने पैसे थे? 0। फाइनल कितने पैसे हैं? 1,000 रुपए। मैं पूछूं चेंज कितना आया, आप बोलोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल, 1,000 - 0, 1,000 चेंज हो गया। देखो, मैंने आपसे पूछा कि इस बंदे के पास चेंज कितना आया, तो आपने बोला सर 1,000 रुपए का चेंज आया। मैं बोलूंगा भाई 1,000 तो इसके पास फाइनल अमाउंट है ना, मैं तो चेंज पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे सर चेंज भी 1,000 आया, कैसे चेंज 1,000 आया? मैं बोलूंगा भाई ये तो फाइनल अमाउंट है, चेंज कैसे आप इसको बोल रहे हो? आप बोलोगे सर देखिए ना, फाइनल है और ये चेंज इसीलिए है क्योंकि इनिशियल 0 था। तो भाई अगर इनिशियल कुछ भी नहीं है, फाइनल जो भी होगा वही बेसिकली चेंज हो जाएगा ना। फाइनल माइनस 0 करोगे तो वही चेंज आएगा। ऐसे ही बात समझ आती है। अब मेरी डेफिनेशन गौर से सुनना यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। जो आप ये कहते हो ना कि बॉडी ने एक सर्टेन हाइट h कवर करी और उसके बाद इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई mgh, तो इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ो, वो सुन लो। सही कॉन्सेप्ट ये है, आप ये मान के चलते हो कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 जूल है। जब आपने इसको लिफ्ट अप किया, आप मान लो इसको यहां से उठा के यहां ले आए, तो गौर से सुनना, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है ना वो mgh के बराबर होता है। वो mgh के बराबर होता है और यही चीज फाइनल बन जाती है। क्यों फाइनल बन जाती है? क्योंकि आपने इनिशियल मानी हुई होती है 0 जूल। अगर आप इनिशियल 0 जूल नहीं मानोगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होगी, वो mgh प्लस जो इनिशियल थी वो होगी। क्या मतलब सर? अरे भाई देख, शुरू में इसके पास अगर 10 रुपए होते, फाइनल 1,000 रुपए आते, तो फाइनल पैसा कितना बनता? फाइनल पैसा बनता 1,010 रुपए।
भाई खुद सोचो ना, 10 रुपए थे, 1000 रुपए आ गए अचानक से, तो फाइनल पैसा कितना बनता? 1010 रुपए बनता। चेंज कितने का आता? 1000 का आता। तो ये तो बोल रहा हूं, चेंज जो आता उसमें जो इनिशियल अमाउंट था वो ऐड करके वो फाइनल बनता, यानी कि चेंज आया 1000 का, पहले से 10 रुपए थे, मिला के कितना बनता? 1010 बन जाता। तो यही बात मैं यहां कह रहा हूं। हम जब ये मान के चलते हैं ना कि आपने किसी बॉडी को एक सर्टेन हाइट एच कवर कराई, तो जो आप कहते हो ना इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 जूल मान लेते हो। तो आप कहते हो जनाब जो चेंज आया वो mgh है, और वही इसके पास क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हैगी। अब इसके सिंपल से बहुत बकरी किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं, और ये हमेशा आप मान के चलोगे कि ऐसा ही है, मतलब आपके कोर्स में अनलेस एंड अनटिल कुछ और कहा जाए, अनलेस एंड अनटिल कुछ और कहा जाए ना, तो डिफॉल्ट मोड के ऊपर हमेशा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh ही होगा, और कुछ नहीं होगा। मतलब अनलेस एंड अनटिल वो कुछ और गए, मतलब जैसे सवाल में मैं कहता हूं भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 किलोग्राम, मैंने इसे लिफ्ट किया, मैं इसे ऊपर लेकर गया, मैं इसे ऊपर लेकर गया, कितना ऊपर लेकर गया? मान लो मैंने इसे हाइट कवर कराई 10 मीटर, ठीक हो गया। आपने बताना है कि इसने कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करी, सही हो गया। इसने आपको कुछ नहीं बताया कि आपने अर्थ के सरफेस, वो खुद ही आपने अजम्पशन लेके चलनी है, उसी बेस पे आपका पूरा कार्रवाई हुई हुई है, पूरी डेरिवेशन हुई हुई है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऊपर लिफ्ट कराया, तो भाई जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। और यही इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एम कितना है? 1। जी कितना है? 9.8। मैं 10 ले रहा हूँ। हाइट कितना है? 10। तो जनाब मल्टीप्लाई करा दिया आपने, कितना आ जाएगा? 100 जूल। आप में से जो यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 लेगा उसके लिए ये आंसर 98 जूल आ जाएगा। तो गोया कि इसके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया वो 100 जूल का है, और यही इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल आपने 0 मानी हुई है, तो फाइनल वही होगा जो चेंज आया। ठीक है। अगर इनिशियल 10 होती तो फाइनल 100 + 10 यानी कि 110 हो जाती। ठीक है, पॉइंट समझ में आता है? ये हो गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर ना एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना पड़ता है। आपस की बात है, एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, ये वाला एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला तो पोटेंशियल एनर्जी का यही वाला है जो आप यहां पढ़ रहे हो। U इज इक्वल टू माइनस का Gm × M डिवाइडेड बाय R, यही एक्चुअल फॉर्मूला है। इसकी पूरी एक डेरिवेशन होती है, ठीक है। वो जाहिर है हमारे कोर्स डोमेन में नहीं है यहाँ पे, वरना मैं बता रहा होता। अब इस फॉर्मूले को पढ़ने की जरूरत क्यों है? देखो पहले तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल फॉर्मूला यही है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, यही एक्चुअल फॉर्मूला है। वो ऊपर वाला एक्चुअल फॉर्मूला है ही नहीं, सही है। वो यहीं से ड्राइव कराया गया है, वो यहीं से ड्राइव हुआ हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में कबाहत क्या है या परेशानी क्या है? एक छोटा सा मसला है ऊपर वाले फॉर्मूले में। वो छोटा सा मसला क्या है? वो छोटा सा मसला ये है मेरे भाई कि जो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो ना एम जी एच से, ये देखो अगर आपको नजर भी आ रहा है, और ये मैंने आपको भी अगले टॉपिक में पढ़ाना भी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है 9.8। ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से सर? भाई ये डिपेंड करता है, सबसे मेजर जो दो फैक्टर है ना जिनकी यहां जरूरत पड़ सकती है, एक एल्टीट्यूड पे यानी कि हाइट कितनी कवर करी है, और दूसरा डेप्थ पे डिपेंड करता है। और भी चीजें होती हैं, शेप ऑफ द अर्थ है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है, या लोकेशन ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ है, वो पढ़ेंगे अभी सब चीजें, ठीक है। मेजर इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। सर इससे क्या नुकसान हो गया? अभी समझाते हैं इससे क्या नुकसान हो गया। अब ये देखो, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट था, सही। ये ऑब्जेक्ट अभी जमीन के ऊपर था, समझिएगा अभी जरा बात को। ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ जमीन के ऊपर था, सही। आपने इसको लिफ्ट किया और आप इसे लिफ्ट करके कहीं बहुत ऊपर लेके चले गए, ठीक है। ठीक ठाक आपने इसकी हाइट कवर करा दी। अब इस ठीक ठाक हाइट के अंदर ना एक नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया भाई? भाई नुकसान ये हो गया जनाब आपके पास कि अगर आप देखते हो तो जनाब इस किसी पॉइंट पे जब ये यहां पे था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे आप ऊपर गए ये वैल्यू कम होती गई, किसी पॉइंट पे जाके 9.4 हो गई, और ऊपर गए किसी पॉइंट पे 9.0 हो गई, और ऊपर गए जनाब किसी पॉइंट पे मान लो 8.6 हो गई। मिसाल दे रहा हूं, ये सब कम होती जा रही है वैल्यूज। अब मसला ये, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? तोड़ तोड़ के करोगे कि भाई जब 9.8 थी तब ये थी, फिर 9 पॉइंट, अब वो तो इतनी इनफाइनाइट छोटी छोटी वैल्यूज में टूटती जाएगी। भाई 9.8 से पीछे क्या आएगा? 9.7999999, फिर 9.7999998, फिर 9.7999997, ऐसे वो तो कम होती जाएगी। आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल यू इवेलुएट? आप कैसे इवेलुएट करोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? मसला समझ में आ गया? ये है मसला। तो एमजीएच का फॉर्मूला तो यहाँ फेल हो गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सीधा सीधा एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख दिया।
U इज इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन एम इंटू आर। अच्छा सर, इसमें किससे क्या मुराद है ये भी बता दें। कैपिटल जी आपके पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सही है। 6.673 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लॉर्ड कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू निकाली थी अपने कैवेंडिश अपरेटस के थ्रू। ये जो कैपिटल एम है ये आपके पास क्या है, दिस इज मास। और मास जो है वो अमूमी तौर पे हम लेते हैं 6 × 10⁻⁻, किसका मास है, ये अर्थ का मास है, अर्थ का इफेक्टिव मास है। अभी अर्थ के इफेक्टिव मास से क्या मुराद है, ये ग्रेविटेशन में इंशाल्लाह समझाएंगे आपको। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये जो स्मॉल एम है ये आपकी बॉडी का मास है, दिस इज द मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास है, ठीक है, बॉडीज मास, दिस इज द मास ऑफ द बॉडी। ये जो नीचे वाला आर है ना, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। अब ये एक और अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये है आपके पास डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट पर, सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट पर जहां पर आप जी कैलकुलेट कर रहे हो, जहां पर, या जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, उस पॉइंट पर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आर क्या है, ये आर बेसिकली मेरा बेटा क्या था, ये आर आपके पास था डिस्टेंस, कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, ये मेरे बच्चे डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का जहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। अब इस फॉर्मूले के थ्रू आप अपना काम कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि हाइट चेंज करने की वजह से चेंज हो जाएगी, ठीक है, या डेप्थ की वजह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आप नोट करोगे तो आपको एक अदर माइनस साइन भी नजर आ रहा है। ये माइनस साइन क्या शो करता है, ये माइनस साइन अगर लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइन अगर मौजूद है, तो ये शो कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी नेगेटिव है, तो ये चीज ये शो कर रही है कि आप अभी अर्थ की फील्ड के अंदर हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव नेचर की है। कैसी है, अट्रैक्टिव नेचर की है, यानी कि अर्थ इस काबिल है कि आप पे फोर्स लगा सके। अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई। भाई नंबर लाइन के ऊपर जो जीरो से बड़े नंबर होते हैं उन्हें आप कैसा लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, जीरो से छोटे वालों को आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो जिस हम फील्ड की बात कर रहे हैं, जिस फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं उससे बाहर चला गया, अर्थ की फील्ड से बाहर आ गया। अभी इसमें और भी डिटेल है लेकिन इससे ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि आप जो है ना वो अर्थ की फील्ड के अंदर हो, या अर्थ की फील्ड से आप क्या कर चुके हो जनाबे वाला, बाहर निकल चुके। इतनी बात बस आपने जहन में रख लेनी है, ठीक है, ये आपके पास होता है, सिंपल सिंपल सा हिसाब किताब है। ये माजी में सवाल पूछा गया, बहुत थ्योरी में भी अगर आपको याद होगा ना इस तरह की बातचीत हुई थी, ठीक है, वरना सेकेंड ईयर अभी दोबारा रिवाइज होगी तब बहुत थ्योरी फिर आएगी, फिर देख लेना। आगे देखते हैं हम जरा। अब ये मेरा बेटा हमारे पास हिसाब किताब था, इसमें से जो माजी में सवाल पूछा गया वो एक नेगेटिव साइन का पूछा गया, और ऊपर वाले टॉपिक से तो बिल्कुल बेसिक सवाल है कि आपने बॉडी को हाइट एक सर्टेन कवर करा ली, अब आपने बताना है कि यार उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या है क्या नहीं है, इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। अच्छा सर आगे चलें हम जरा। अब देखो बच्चे हमारे पास यहीं पे इस पोटेंशियल एनर्जी से एक कॉन्सेप्ट आता है एस्केप वेलोसिटी का, इसके भी माजी में एक से दो सवाल आए हुए हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या है कि देखो आपने भी एक बात सीख ली ना कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसको अर्थ ने बाउंड करके रखा हुआ है, रोक करके रखा हुआ है अपने सरफेस में। भाई ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना मैं छलांग मारूंगा और अर्थ की फील्ड से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि जाहिर है आपको अर्थ ने बाउंड किया हुआ है। तो अर्थ जिस पोटेंशियल एनर्जी से आपको बाउंड करके रखता है वो ये यू वाली होती है। अगर सोचो मैं आपको इतनी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, सुना गौर से, अगर मैं आपको इतनी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दूं कि आप अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी का मुकाबला कर सको, तो आप कहां जाओगे, अर्थ की फील्ड से बाहर चले जाओगे। यही काम होता है जब हम रॉकेट प्रोपल्जन करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, उसको हम इतनी एनर्जी देते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का मुकाबला करके कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो उसी की बेस पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है स्केप वेलोसिटी का। यानी कि सुनो गौर से, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे बोला जो मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में किसी पॉइंट पे मौजूद है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कहां है, वो मेरा बेटा अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट पे मौजूद है। अच्छा अब जरा यहां पे जरा पहले फॉर्मूला सीख लेना, मैं क्या बार बार बोल रहा हूं, ये मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो कहां के लिए बता रहा हूं, अर्थ के सरफेस के लिए बता रहा हूं, यहां पे इस जगह पे आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अच्छा आप देखो, अब हम सारी बात एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर रहे हैं, तो ये मत बोल देना इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, नहीं है जीरो। मैंने ऊपर भी ये बात लिखवाई थी आपको कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती नहीं है, हम अज्यूम करके चलते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान रहे। अब जब आपको सही फॉर्मूला पढ़ा दिया, तो अब आपसे कोई पूछे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे भाई ये रही, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। दिस कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स। क्या मतलब सर इस बात का, आपने तो अभी स्मॉल आर लिखवाया था, अब ये कैपिटल आर कैसे हो गया? भाई मैंने स्मॉल आर तुम्हें क्या लिखवाया था, देखो ऊपर लिखा हुआ भी होगा ना, पढ़ सकते हैं भी हम। क्या लिखाया था, मैंने कहा था ये जो स्मॉल आर है ना, ये डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का जहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैं भी कहां कैलकुलेट कर रहा हूं, सरफेस पे कर रहा हूं। तो भाई सरफेस पे ये आर ही तो कैपिटल आर बन जाएगा। हाँ अगर ये सरफेस से कहीं ऊपर चला जाता तो ये क्या बन जाता, आर प्लस एच बन जाता उठ करके। पॉइंट समझ में आते हैं, ठीक है समझ में आते हैं। और हाँ सेंटर ऑफ अर्थ पे आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों सर, पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे अर्थ उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, वो बिल्कुल सेंटर में ही चला गया, जो अर्थ चाह रहा था वो हो गया। उसे जीरो भी कह सकते हो आप, उसे आप इन्फिनिटी भी कह सकते हो। इन्फिनिटी का मतलब यहां पे टेक्निकल टर्म में अनडिफाइन होगा, जैसे जो मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ते हैं ना, लिमिट में आप इन्फिनिटी को क्या लेते हो, अनडिफाइन लेते हो, ठीक है। खैर वो एक ऑफ द टॉपिक बात थी, गलती से निकल गई मुंह से, जाने दो, ठीक है। खैर यहां जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द, ये सरफेस के ऊपर मैंने अभी क्या रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी इतनी है, ठीक है सर समझ आती है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के हवाले से यहां लिखूं तो ये बन जाएगा जी एम इंटू स्मॉल एम, डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आपके पास आ गया आर, ठीक है। अब अर्थ ने इसको इतने उससे बाउंड करके रखा हुआ है, क्या बाउंड करके रखा हुआ है, इतनी एनर्जी से। अगर मैं इतनी ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दूं तो ये अर्थ के सरफेस से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो मैंने इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, किस तरह करूंगा वो एक अलग मसला है, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर सुन लेना मैंने किया क्या है, हुआ क्या है यहां पे देखो। ये वो एनर्जी है जिससे अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को जिसकी हम बात कर रहे हैं बाउंड करके रखा हुआ है अपने सरफेस में। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल किसी सोर्स की मदद से प्रोवाइड कर दी, ये तो बाहर चला जाएगा। अब इस केस के अंदर जो मेरा वो होगा, क्या होगा, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रही है कि वो बाहर जा रहा है, वो कहलाएगी यहां पे, उसमें जो स्पीड होगी वो कहलाएगी मेरी स्केप स्पीड या स्केप वेलोसिटी। अब देखो ये m से m क्या हो गया आपके पास, मर गया। अगर आपको यहाँ पे स्केप वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब 2gm, डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो ये बन जाएगा स्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर, ये आपके पास आएगा अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय। अब एक और चीज जरा यहाँ समझ लेना, बल्कि बाद में समझना, पहले यहाँ देखो। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो ना, जो आपको सारी की सारी वैल्यूज मैंने बताई हैं, क्या क्या वैल्यूज है मैं आपके साथ साथ पुट भी कर देता हूँ। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या थी, 6.673 पावर -11, सही है। मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 इंटू 10 की पावर 24, या आप उसको 6 इंटू 10 पावर 24 ले लो चलेगा। रेडियस ऑफ अर्थ क्या था, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर 3, सही है। इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आपके पास आता है 11.18, आंसर क्या आता है, 11.186, 5 6 था उसको मैंने 6 कर दिया, 11.186 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे लिखते हैं तकरीबन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई ये 10 पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो लिख सकता हूँ ना इसको, मैं कोई परेशानी तो नहीं है, किलो क्या होता है 10 पावर 3। गोया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी रफ्तार दो, कितनी, कि 1 सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर कवर कर ले, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो अर्थ की फील्ड से स्केप कर जाएगा। दिस इज द स्केप वेलोसिटी। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आती है, ये जो आपने स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट की है ना, इसको अपने पास बोल्ड करके मेंशन कर लेना, बोल्ड करके, कि दिस स्केप वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या मतलब सर, अरे भाई अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ से कहीं ऊपर होता तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ती, क्यों, जब ये सरफेस से ऊपर होता तो इसके पास पहले से कुछ ना कुछ क्या होती, पोटेंशियल एनर्जी होती ना, तो कम एनर्जी देता और ये बाहर चला जाता। अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आई है, भाई खुद सोचो,
अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सरफेस से ऊपर लेके जाऊंगा तो मैंने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसको दी कि नहीं दी, दे दी, तभी भाई गेन कर ली ना उसने पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कुछ एनर्जी पहले से आ गई इसके पास, अब मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसे एस्केप कराने के लिए। अगर आप नोट करो तो आपको खूबसूरती ये नजर आएगी कि सेम कॉन्सेप्ट हमने बोहर के मॉडल में पढ़ा था। यानी कि इतनी बड़ी गैलेक्टिक जो आपकी जाइंट यूनिवर्स है उसका मॉडल और एक छोटे से एटम के जो न्यूक्लियस का मॉडल है एक बराबर चल रहा है। सोचो, बोहर का मॉडल जो मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को, जिसको नहीं पढ़ाया कोई इशू नहीं है, सेकेंड ईयर रिवाइज होगा, ठीक है। जिनको मैंने ही पढ़ाया था उनके लिए रिवाइज करा देता हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन आपका अपर शेल में जाता था, पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करके जाता था, एनर्जी ऊपर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, बढ़ती जाती थी, उतना उसको बाहर निकलने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो कम होती जाती थी। जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बैठा था उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बिल्कुल बाहर वाले शेल में बैठ जाएगा जाके, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के पास पहले से एनर्जी मौजूद है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपके पास थी स्केप वेलोसिटी, जो कि आपने 11 किलोमीटर पर सेकेंड तकरीबन 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 क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे इसी के अंदर हम लोग चलते हैं आगे। पहले मुझे बता दो यहां तक क्या सबको सारी चीज क्लियर है अच्छे से, तो मैं आगे चलता हूं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन क्या है, पहले तो टॉपिक है सिंपल सा। देखो भैया, एनर्जी जो है ना वो आपके पास हमेशा क्या होती है, इसमें कंजर्व रहती है, ठीक है, सिंपल हो गया। हाँ, इसमें एक एक होमवर्क भी याद कर लेना वरना मैं भूल जाऊंगा। होमवर्क ये है कि जब आप अपनी किताब देखोगे ना तो इस किताब के अंदर ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखी हुई होंगी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी। इस टॉपिक को एक बार रीड कर लेना, कभी कभार इसमें से कोई थ्योरी का एमसीक्यू उठ के आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा एनर्जी वेव्स की, एनर्जी टाइड्स की, ठीक है, सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट, बायोमास से कैसे आती है। एक बार वो उसको पढ़ने वाली चीजें, और कोई इसमें कमाल नहीं है, ठीक है बच्चे। चलो आगे देखो। अब मेरे बच्चे हमारे पास जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसको आगे लेके चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इसका हमारे पास आखिरी टॉपिक है। देखो भाई साहब, इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, पहले आप तसल्ली से बात को सुनना मेरी, फिर देखना क्या हो रहा है। यहाँ मान लो मैंने कोई एक बिल्डिंग या कोई एक टावर टाइप की चीज यहाँ डिजाइन कर दी, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे मेरा बेटा मान लो मेरे पास एक कोई सरफेस मौजूद है, या मेरे पास एक कोई यहाँ पे ग्राउंड मौजूद है, ठीक है, इस जगह पे मौजूद है ग्राउंड, ठीक है। मान लो यहाँ मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अभी होल्ड किया हुआ है, होल्ड करने का मतलब है रेस्ट के अंदर है यकीनन ये, ठीक है। अगर मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा तो ये नीचे आएगा। अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 जूल होगी। और इसके पास सारी की सारी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि कितनी हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी। क्यों भाई, मैंने बताया था आपको कि अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड आप यही मान के चलोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका यही वाला है, ठीक है सर। अच्छा, इससे एक चीज और याद आ गई, जब अभी हम आगे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे G = Gm/r²। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 r लिखे हुए हैं, अगर एक r को मैं वहां भेज दूं तो ये बन जाएगा G × r विल बी इक्वल टू Gm/r। यही बन जाएगा भाई, ये r 2 लिखे हुए थे, एक वहां चला गया, एक यहीं पर है अभी तक, ठीक है। अब यही जो आपका स्केप वेलोसिटी है ना, इसकी एक इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v स्केप विल बी इक्वल टू √2 Gr। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे उस वक्त, ठीक है, ये चीज भी पूछ सकते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। अब जब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं तो आपके पास ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, मान लो ऐसे, यहाँ कहीं पे आके वो जमीन को स्ट्राइक करती है, ठीक हो गया, यस सर, ठीक है, यहाँ कहीं पे आके वो जमीन को स्ट्राइक करती है, ठीक है सर। मैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ जहां पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं। एक पॉइंट इसका ये रहा, मान लो इसको मैंने कह दिया पॉइंट एक्स। एक पॉइंट ये रहा यहाँ कहीं पे, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मिसाल के तौर पे दिस इज पॉइंट वाई। एक पॉइंट ये रहा, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कहीं पे पॉइंट जेड, ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो मेरे पास पूरी की पूरी कह लो कि इसकी हाइट है, या पूरी की पूरी मेरे पास जो इसकी लेंथ है ना, ये पूरी, ये मान लो मेरे बेटे हमारे पास पूरी की पूरी जो है ये हमारे पास है एच के बराबर। ये क्या है, दिस इज एच, ये एच के बराबर है, ठीक है।
अच्छा, मान लेते हैं कि इसने ऊपर से नीचे हुए आते हुए इस पॉइंट पे आते हुए जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, एक्स नहीं कहते, इसको ए कह देते हैं। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ए डिस्टेंस कवर कर लिया ऊपर से नीचे आते हुए। आपसे कोई पूछे भाई ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा वाई से जेड के दरमियान में, तो आप बोलोगे एच माइनस ए। भाई ए इसने एक्स से वाई पे आते हुए कवर किया, अभी वाई से जेड पे जाते हुए रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच माइनस ए। ठीक है सर, समझ में आ गई। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें, जरा पॉइंट एक्स की बात कर लें, कहाँ की बात कर लें, पॉइंट एक्स की। जब हम पॉइंट एक्स की बात करते हैं तो पॉइंट एक्स पे आपको दिखाई देता है कि जनाब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, अपने पास एम जी एच के बराबर है। सही है सर। अगर मैं आपको बोलूं यार टोटल एनर्जी बताओ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स, ऐसे कैलकुलेट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, वो हो गई आपके पास एम जी एच, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई इसकी, एट पॉइंट एक्स एम जी एच आ गई। ठीक है सर, समझ आ गया। अब देखो अगर मैं नीचे जाऊं और पॉइंट वाई की बात करूं, ठीक है, पॉइंट वाई की अगर मैं बात करूं, पॉइंट वाई पे जो पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे वो क्या हो जाएगी, एम जी, और साथ में आ जाएगा एच माइनस ए। क्यों सर, अरे भैया यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे आता है सरफेस से हाइट। तो भाई सरफेस से पॉइंट वाई की हाइट कितनी है, भाई यही है ना, ये है, ये कितनी है, एच माइनस ए। अब जब आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, हाफ एम वी एट वाई का स्क्वायर, यानी कि वाई पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैं अपनी थर्ड इक्वेशन यूज करता हूं। कहां से कहां पे, एक्स और वाई के बीच में। आपकी बॉडी एक्स से वाई पे आ रही है तो उसके लिए मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखो एक्स मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और वाई मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। सही है। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, एक ही जगह मैंने लिख दिया जी। एस बोले तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो देखो ऊपर से एक्स से वाई पे आते हुए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए फासला कवर किया है, ए फासला कवर किया है ना, तो क्या बन जाएगा, टू जी इंटू ए। सही हो गया। फाइनल मतलब वी वाई, यानी कि भाई फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, वी वाई है, वही मालूम करनी है। इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैंने ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है एक्स पॉइंट पे, फिर इसको मैं ड्रॉप करूंगा। तो मेरे बेटे ये आपके पास बन जाएगा टू जी ए विल बी इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर, यही बन जाएगा। अब यही वी वाई की वैल्यू आप ले जाके यहाँ पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी पे। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी में निकाल रहा हूँ एट पॉइंट वाई, ये हो जाएगा आपके पास हाफ एम वी वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, टू जी ए। ये टू से टू आपके पास मर गया। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या आती है आपके पास, एम जी ए के बराबर आती है। ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है एट पॉइंट वाई। तो टोटल एनर्जी जब निकालूंगा एट पॉइंट वाई तो वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे वो बराबर होगा, वो सम होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वाई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, एम जी ए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, एम जी एच माइनस ए, ये लिखी हुई एम जी एच माइनस एम जी ए। सर ये कैसे हुआ, भाई ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, एम जी को एच से मल्टीप्लाई कर दिया और एम जी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। एम जी ए से एम जी ए आपका कैंसिल हो गया, क्या बनता है यहाँ पे, ये बचता है आपके पास एम जी एच। क्या बचता है यहाँ पे, ये एम जी एच बच जाता है। टोटल एनर्जी क्या बच जाती है आपके पास, एम जी एच। ठीक है सर, समझ में आ गई यहां तक की बात, हमें आगे चलते हैं। अब आप नोट करो कि जो टोटल एनर्जी आपके पास पॉइंट एक्स पे थी, और से देखो वही टोटल एनर्जी आपके पास क्या आ रही है, पॉइंट वाई पे आ रही है। सेम टोटल एनर्जी आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब आपको एनर्जी की कंजर्वेशन नजर आ रही है। भाई यही चीज समझाना मकसद था। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन कवर करती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी जनाबे वाला, गेन हो रही होगी। सही है। सिमिलरली अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछाल दो, पेन है, मार्कर है, कोई भी चीज है, ऊपर उछाल दी आपने, ऊपर जाते हुए बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा और काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा होगा। आप बोलोगे जो इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, एक शक्ल दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो रही होगी। अब इसमें एक और केस आता है, वो केस क्या आता है जनाब, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। अगर आपके पास एयर फ्रिक्शन मौजूद है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर आपके पास एयर फ्रिक्शन मौजूद है, फिर क्या किया जाए, सिंपल है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है, पहले समझो कि एयर फ्रिक्शन करेगा क्या। देखो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना।
तो जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन कवर कर रही है, गोया के बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है ना वो ऐसे लग रही होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो फ्रिक्शन की फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी। सिंपल है ना भाई। फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? बॉडी के रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। तो जब आपकी बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगी, बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी। जब बॉडी नीचे आ रही है तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो दो कामों में जाएगी। एक एक काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, दूसरा डूइंग वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। अगर एयर मौजूद है, डूइंग वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, डूइंग वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, डूइंग वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है ना तो जहन में रख लेना कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और साथ साथ क्या होगा, वर्क डन हो रहा होगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। इसकी जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी एच, इसकी इक्वेशन पूछता है वो सीधा सीधा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और वर्क डन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है भाई साहब? वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का एफ इंटू एच। ये आप बोलोगे भाई साहब दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। यानी कि आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि अगर एयर मौजूद है, सुनना गौर से, अगर एयर मौजूद है, अगर एयर मौजूद है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। क्यों भाई? जब एयर मौजूद है ना तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होगा, होगा ये कि कुछ ना कुछ पार्ट तो एयर फ्रिक्शन में भी जाएगा ना। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, मान लो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी और 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब अगर एयर नहीं थी तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब एयर मौजूद है, मान लो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो 10 जूल में से 2 जूल एयर के अगेंस्ट वर्क डन करने में चला गया और बाकी का 8 जूल कहां गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपके पास ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रही। सही हो गया? यानी कि जब एयर फ्रिक्शन मौजूद है तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कैन नॉट रिमेन कंजर्व। यही कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिव फील्ड में फ्रिक्शन नहीं होती, ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में ओवरऑल मैकेनिकल, देखो ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्व नहीं रहती। देखो ना यहां पे कैसे नहीं रहती, फिर समझा रहा हूं, समझो। ये बात हालांकि पहले भी बताई थी। 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड यानी कि फ्रिक्शन भी है, तो भाई साहब 2 जूल तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में चली गई ना आपके पास, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में चली गई। सही है? और बाकी का 8 जूल किसमें आ गया, काइनेटिक एनर्जी में आ गया। अब खुद सोच, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कहां रही? पहले सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल के बराबर थी, अब सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल के बराबर है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रही। यह बात सिर्फ बलूचिस्तान बोर्ड वालों ने लिखी हुई है तमीज से, और किसी ने नहीं लिखी हुई। बाकी सब ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को घुमा फिरा के लिखा हुआ है। सिर्फ बलूचिस्तान बोर्ड वाहिद बोर्ड जिसकी किताब में सब बात बिल्कुल साफ साफ सीधे अंदाज में लिखी हुई है। अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, फ्रिक्शन नहीं है, तो 10 जूल पोटेंशियल था, 10 जूल ही काइनेटिक बनेगा, फिर वापस फेंकोगे 10 जूल पोटेंशियल में आएगा, फिर मतलब इंटर ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहेगी। फ्रिक्शनल फील्ड के अंदर यह मसला आता है क्या? देखो एनर्जी अभी भी कंजर्व है। एनर्जी कैसे कंजर्व है भाई? एनर्जी का मतलब तो होता है ना कि टोटल एनर्जी जो पहले थी, टोटल एनर्जी अब भी वही है भाई। टोटल एनर्जी पहले भी 10 थी, अब भी 10 है भाई। 2 फ्रिक्शन के अगेंस्ट चली गई, 8 काइनेटिक में चली गई, तो टोटल तो वही है। एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये बात ध्यान में रख लेना। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और वो था कॉन्सेप्ट थे। यहां तक मुझे बता दो, क्या सारी चीज सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है, हां या ना?